अस्सलाम वालेकुम। महकती कहानियों में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी एक नई कहानी लेकर आई हूँ, मोहब्बत की डोर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, पर आज मैं ऐसे भाई बहन के रिश्ते की कहानी लेकर आई हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई भाई ऐसा भी हो सकता है। शाजिया कॉलेज के लिए निकल रही थी कि उसे अम्मी ने आवाज़ लगाई। बोली, शाजिया आज कॉलेज न जाओ, तुम्हें देखने लोग आ रहे हैं। पर शाजिया ने कहा, नहीं अम्मी, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, फिर आगे जॉब करूँगी, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। अम्मी बोली, बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तुम्हें अपने घर का कर दूँ और फिर इरफान की दुल्हन भी ले आऊँ। उसके वालिद का इंतकाल हुए 10 साल हो चुके थे। अब्बू के जाने के बाद अम्मी ने दोनों भाई बहनों की परवरिश की थी। अब्बू की बहुत बड़ी जायदाद थी, बड़ा घर जिसमें वो रहते थे और बहुत सी ज़मीनें थीं। कुछ मकान भी थे जो किराए पर उठे हुए थे, इसलिए उसकी परवरिश करने और उनको पढ़ाने लिखाने में अम्मी को ज़्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा था। इरफान शाजिया से बड़ा था और उसने लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब बड़ा वकील बन चुका था। शाजिया एमए कर रही थी और उसका लास्ट ईयर था। अम्मी की काफ़ी मिन्नतें करने पर उसने कहा, ठीक है, मैं कॉलेज से जल्दी घर आ जाऊंगी। शाम को 6 बजे के करीब असद अपनी अम्मी के साथ उसे देखने आया। असद के वालिद भी नहीं थे। शाजिया का घराना एक मॉडर्न घराना था। वो शादी से पहले लड़की और लड़के को मिलवाना बुरा नहीं समझते थे, इसलिए शाजिया को भी असद से मिलवा दिया गया। शाजिया एक खूबसूरत शक्ल की लड़की थी। वो असद और उसकी अम्मी दोनों को पसंद आ गई थी। शाजिया को भी असद अच्छा लगा था और फिर जल्द ही दोनों की एंगेजमेंट भी कर दी गई। असद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और वो अपना एमबीबीएस पूरा करके ही शादी करना चाहता था। असद का घर एक छोटे कस्बे में था, इसलिए वो हॉस्टल में रहता था और शाजिया से मिलने अक्सर उसके घर आया करता था। धीरे धीरे दोनों में मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। शाजिया उससे कहती कि प्लीज़ असद, आप जल्दी शादी करके मुझे अपने साथ ले चलें। पर वो कहता, मुझे तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देनी हैं, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ तब शादी करूँगा। मोबाइल पर दोनों की रोज़ ही बात होती और शाजिया की शादी में अभी वक्त था, इसलिए उसने एमए करने के बाद डबल एमए करने के लिए एडमिशन ले लिया था। और फिर अम्मी रिमशा को इरफान की दुल्हन बनाकर घर ले आई थी। असद 2 साल के लिए स्कॉलरशिप पर अमेरिका जा रहा था। वो शाजिया से मिलने आता है। ये सुनकर शाजिया बहुत परेशान हो जाती है, तो वो उसे समझाता है कि बस 2 साल की बात है, मैं जल्द आ जाऊंगा और तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। फिर वो अम्मी से पूछकर उसे बाहर घुमाने ले जाता है। वो लोग किसी पार्क में बैठे थे कि किसी के मोबाइल पर गाने की आवाज़ें आ रही थीं। नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा,
गाने के बोल सुनकर शाजिया असद से कहती है कि आप किसी मोड़ पर मुझे अकेला तो ना छोड़ देंगे। पर असद शाजिया से कहता है कि मेरी जान जा सकती है, पर मैं तुम्हें कभी अकेला न छोड़ूंगा। फिर असद उसे घर छोड़कर अपने हॉस्टल चला जाता है और 2 दिन के बाद वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। शाजिया अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाती है। शाजिया की अम्मी एक हार्ट पेशेंट थी और एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से वो इस दुनिया को छोड़ दूसरी दुनिया चली जाती हैं। शाजिया पर तो जैसे ही गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है, क्योंकि उसे रिम्शा तो बिल्कुल पसंद ना करती थी और भाई भी रिम्शा का ही कहना मानते थे और उनके पास उसके पास बैठने और बात करने का वक्त ही ना था। वो जॉब करना चाहती थी पर असद ने उसे मना कर दिया था। रिम्शा का बर्ताव उसके साथ बिल्कुल अच्छा ना था और वो शाजिया की शिकायतें लगा लगा कर इरफान को भड़काया करती थी। पर इरफान यही कहता, नहीं मेरी बहन ऐसी नहीं है। पर उसके दिल में शाजिया के लिए नफरत धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन जब रिम्शा ने अम्मी का कमरा खाली कर सारा सामान बाहर फेंकवा दिया तो इस पर शाजिया को भी गुस्सा आ गया कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो रिम्शा ने कहा, ये मेरा घर है, मैं चाहे जो करूं। इस पर शाजिया को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, नहीं, इसमें ये मेरा भी घर है, इसमें मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि मैं इस घर की बेटी हूँ। इस पर जब इरफान आया तो रिम्शा ने बढ़ा चढ़ाकर बातें लगाई और कहा कि वो जायदाद में हिस्सा मांग रही है। फिर रिम्शा ने इरफान से कहा कि आप इसकी मंगनी असद से तुड़वा दें। मेरा एक कज़न है, वो दिमाग का कम है, इसलिए उसकी शादी शाजिया के साथ कर देते हैं। फिर ना तो वो हिस्सा मांगेगा और ना शाजिया भी कहीं जाएगी, हमेशा यहीं रहेगी। पर इरफान कुछ और ही सोच रहा था और उसके मन में बहन के लिए नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वो एक डॉक्टर के पास गया और उससे बोला, क्या तुम मेरी बहन को बिल्कुल पागल साबित कर सकते हो? इसकी मैं तुम्हें मुंहमांगी कीमत दूंगा। वो डॉक्टर भी उसका दोस्त था। उसने कहा, मैं तुम्हें पहले कुछ मेडिसिन दूंगा, तुम उसे किसी चीज़ में मिलाकर पिला देना, फिर आगे मैं संभाल लूँगा। इरफान घर आया और बड़े प्यार से उसने शाजिया को अपने पास बुलाया, जैसे प्यार से पहले बुलाता था। शाजी, आओ मेरे पास बैठो, आज मैं तुम्हें कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ। शाजिया बहुत ही खुश हुई, बोली, समझी भाई पहले की तरह हो गए हैं। वो आई तो इरफान उसकी कॉफ़ी में डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन मिलाकर ले आया। शाजिया ने कॉफ़ी पीते हुए और रोते हुए उससे कहा, भाई मुझे कोई ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, जैसा प्यार आप पहले करते थे। कॉफ़ी पी चुकने के बाद तो उसे होश ही न रहा, वो बेहोश हो चुकी थी। रिम्शा ने इरफान से पूछा, आपने उसे क्या पिलाया? तो वो गुस्से से बोला, इसको जायदाद में आधा हिस्सा चाहिए न था, अब लेकर दिखाए। शाजिया को जब होश आया तो वो बिल्कुल पागल सी हो रही थी, कभी हंसती, कभी रोती, कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी। एक दिन असद का फ़ोन उसके पास आता है तो उसके ऊपर दवा का असर कुछ कम था। तो बोली, असद प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जल्दी से लेकर जाएं। असद समझा कि उसकी भाभी से पटती नहीं है, इसलिए ऐसा कह रही है। उसने कहा, शाजिया जहाँ इतना इंतज़ार किया है, बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं डॉक्टर बनकर आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। शाजिया उससे पूरी बात बता भी नहीं पाई। उस पर मेडिसिन का असर होता जा रहा था और उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। इरफान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता, वहाँ पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिलाया जाता, जिससे कि वो अपने होश खो बैठी। एक दिन असद का फ़ोन आता है पर फ़ोन बजता रहता है, पर वो बेड पर बस लेटी फ़ोन तकती रहती है। उसके अंदर इतनी ताकत ही न थी कि वो फ़ोन उठाती। उधर असद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब शाजिया जब फ़ोन करेगी तभी बात करूँगा। इधर शाजिया को इतने शौक दिए जाते हैं कि उसे पागल साबित कर दिया जाता है।
और अदालत में भी ये साबित हो जाता है कि शाजिया अपनी जायदाद संभालने के काबिल नहीं है, इसलिए सारी जायदाद का मालिक इरफान होगा। एक दिन असद की अम्मी शाजिया के बारे में सुनकर उसे देखने आती हैं, तो उसकी हालत देखकर वो सोचती हैं, क्या यही शाजिया है, AA पास, खूबसूरत चंचल लड़की। अब उसके बाल आधे कटे हुए थे, कपड़े मैले कुचले पहनी थी और पागलपन की हरकतें कर रही थी, किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी। पर शाजिया मन में सोच रही थी कि मैं असद की मम्मी को सब कुछ बता दूं, पर उसकी ज़बान उसका साथ ही ना दे रही थी। असद की अम्मी ये सोचती हैं कि क्या शाजिया के बारे में असद को बता दें, पर सोचती हैं कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, किसी मुनासिब वक्त पर ही बताएंगी। इरफान और रिमशा शाजिया को अकेला जंजीरों में बांधकर खुद दूसरे घर शिफ्ट हो जाते हैं। बस इरफान उसे खाना देने आता था तो शाजिया अपने भाई को देखकर कांप जाया करती थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। भाई मुझे इंजेक्शन ना दे, मुझे कोई मेडिसिन ना दे, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे दर्द होता है। असद कई बार शाजिया को फ़ोन करता है, पर उससे बात न होने पर वो घबरा जाता है। वो जल्द अमेरिका से वापस आता है तो उसकी अम्मी उसे शाजिया के बारे में बताती हैं, तो वो अपनी अम्मी पर बहुत गुस्सा होता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा वो अब अपने होशो हवास में ही नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देखूं। पर वो मना कर देता है और फिर शाजिया से मिलने उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। उसके मोहल्ले में पहुंचकर उसके मोहल्ले वाले बताते हैं कि उसका भाई बहुत बुरा है, उसने पता नहीं शाजिया के साथ क्या किया, अब तो वो पागल हो चुकी है। कभी कभी उसका भाई खाना लेकर आता है, वो आगे बढ़ा तो दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। वो पीछे के रास्ते अंदर जाता है तो देखता है कि शाजिया जंजीरों में जकड़ी और सर झुकाए बैठी थी, मैले कुचैले से कपड़े पहने थे, बाल उलझे हुए थे। उसे देख वो डर कर कांप जाती है, कहती मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कोई इंजेक्शन ना लगाएं, मुझे दर्द होता है। पर असद शाजिया को झिझोड़ कर कहता है, शाजिया मैं तुम्हारा असद हूँ और देखो मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। वो आंखें खोलकर देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। असद का दिल उसकी हालत देखकर कांप जाता है। वो जल्दी जल्दी उसकी जंजीरों को खोलता है। शाजिया उसके सीने से लगकर रोने लगती है। असद कहता है, देखो मैं तुम्हारी मोहब्बत की डोर में बंधा था, देखो मैं आ गया। फिर उसे वो वहाँ से निकाल कर उसे अपने एक जानने वाले डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे देखकर बताता है कि इसे बहुत से इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए हैं और कुछ इंजेक्शन दिए गए हैं, पर अभी इसमें थोड़े से होशवास में है। ये थोड़े दिनों के इलाज से ये ठीक हो जाएगी। फिर असद रात दिन एक करके उसे अच्छे से इलाज करवाता है और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो उसे अपने घर ले जाता है। कि अम्मी उसको पूरे होश में देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि बहुत जल्द तुम दोनों का निकाह करवा देते हैं। फिर असद उससे कहता है, तुम कहो तो तुम्हारी भाई भावत के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवा देते हैं, पर वो ऐसा करने से मना कर देती है। एक दिन वो सुबह का अखबार पढ़ रही थी कि एक खबर पर उसकी निगाह टिक जाती है, जिसमें लिखा था, शहर के नामी वकील इरफान अहमद और उसकी बीवी को किसी ने अपनी निजी दुश्मनी की वजह से गोलियों से भून डाला। वो दोनों मौके पर ही फौत हो गए और कातिल हिरासत में है और इरफान का 5 साला बेटा भी पुलिस के पास है। शाजिया के हाथ से पेपर गिर जाता है, वो चीख चीख कर रोने लगती है। उसकी चीख सुनकर असद आता है तो कहता है, क्या हुआ शाजिया? तो शाजिया कुछ बता नहीं पाती है। फिर वो पेपर उठाकर देखता है तो वो समझ जाता है।
शाजिया असद से कहती है, प्लीज़ मुझे थाने ले चलें। तो असद उसे थाने लेकर जाता है। वो वहाँ 5 साला भतीजे आबिद को देखकर उसे लिपटा लेती है और उससे कहती है कि तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हारी फूफू हूँ। बच्चा बहुत ही सहमा हुआ था, वो उससे लिपट जाता है। फिर शाजिया असद की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? असद उसकी तरफ मोहब्बत से देखकर कहता है कि मेरी मोहब्बत की डोर इतनी कमज़ोर नहीं है, तुम इसे अपने साथ रख सकती हो। शाजिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर कानूनी कार्रवाई करने के बाद वो लोग आबिद को अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं।